गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टीम प्रिंस तारनगर में स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट अपने सीखते जा रहे हैं और आज का अपना पॉइंट है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ये पॉइंट बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लास में, चाहे वो 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, कॉलेज में हो या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, इस टॉपिक की, इस पॉइंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि सामान्य रूप में हम कहते हैं या सामान्य रूप में आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई के क्षेत्र में कमज़ोर होता है तो लोग ऐसे कहते हैं कि उसको तो नाम लिखना ही नहीं आता। तो कार्बनिक रसायन में अपने को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कार्बनिक यौगिकों का हम नामकरण सीखें, नामकरण पढ़ें। तो इस क्लास को हम शुरू करें, लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले कुछ दर्शकों के कुछ डाउट्स अपने पास आए हैं, उनको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अपने एक दर्शक हैं लीलाधर के नाम से, तो उन्होंने पूछा था कि सिग्मा बंध और पाई बंध के अंदर अंतर हमने पढ़ा था, पिछले क्लासों में हमने बताया था सिग्मा बंध व पाई बंध के अंदर अंतर बताया था, सिग्मा बंध व पाई बंध में अंतर बताया था। तो इन्होंने इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, या मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कौन सा इसमें दुर्बल होता है, कौन सा प्रबल होता है, ये थोड़ा सा हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। देखिए, सिग्मा बंध जो है वो प्रबल प्रकृति का होता है, प्रबल बंध है, और पाई बंध है वो दुर्बल होता है। अब देखिए, सिग्मा बंध, एक सिग्मा बंध का अर्थ होता है एक एकल बंध, यानी सिग्मा बंध एकल बंध को रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे कार्बन के अंदर देखा जाए तो यदि कार्बन में एक सिंगल बंध बन रहा है तो यहाँ एक सिग्मा बंध बन रहा है, और यदि कार्बन में द्विबंध बन रहा है तो यहाँ एक सिग्मा बंध भी है, एक पाई बंध भी है। तो देखिए, अगर हम सिग्मा बंध और पाई बंध की तुलना करते हैं तब तो सिग्मा बंध है प्रबल और पाई बंध है दुर्बल, और यदि हम एकल बंध और द्विबंध की तुलना करते हैं तो देखिए, हमने कहा है कि सिग्मा बंध प्रबल है, किससे? पाई बंध से। लेकिन यहाँ देखिए, एक सिग्मा बंध भी आ गया और एक पाई बंध भी आ गया, तो ये दो मिल गए। तो सीधा सा अर्थ है कि जब ये अकेला था और ये अकेला था पाई बंध, तब तो कौन सा प्रबल था? सिग्मा बंध। और जब ये दोनों मिल गए यानी डबल बंध बन गया, तो फिर ये एकल बंध से ज़्यादा प्रबल बंध बन जाता है, प्रबल हो जाता है। इसको कुछ और तरीक़ों से भी हम यहाँ समझ लेंगे या इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कार्बन की जो बंध लंबाई है यहाँ की, उसके संबंध में देखें तो यहाँ की बंध लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ जो डबल बंध की बंध लंबाई है वो बंध लंबाई होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम। अब ये डबल बंध जो है, इसमें प्रबल होने के कारण ये दोनों परमाणु नज़दीक आ गए, और नज़दीक आ जाने से ये जो सिंगल बंध की बंध लंबाई थी उससे ये बंध लंबाई थोड़ी सी कम हो गई, और इस बंध लंबाई के कम हो जाने से भी हम ये कह सकते हैं कि ये बंध थोड़ा सा मजबूत बन जाता है, डबल बंध मजबूत बन जाता है, क्योंकि ये बंध लंबाई यहाँ पर छोटी हो चुकी है। हम सामान्य रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई लकड़ी की छड़ी है, इतनी लंबाई की है, इसको हम तोड़ें और एक इतनी ही मोटाई की 1 मीटर लंबी लकड़ी को तोड़ें, तो लंबी लकड़ी को तोड़ना आसान होगा, छोटी लकड़ी को तोड़ना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मजबूती रहती है। तो ये बंध लंबाई कम हो जाने से ये डबल बंध है वो मजबूत हो जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ इसके अंदर बंध ऊर्जा के बारे में, बंध ऊर्जा से भी इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। कैसे? इस एकल बंध की बंध ऊर्जा
इस एकल बंध की बंध ऊर्जा का मान होता है 83 किलो कैलोरी प्रति मोल, और यहाँ डबल बंध की बंध ऊर्जा का मान होता है 142 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो अब यहाँ बंध ऊर्जा से भी हमें स्पष्ट हो रहा है कि एकल बंध की बजाय डबल बंध है वो ज़्यादा प्रबल होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। अब उसके बाद और हम समझ सकते हैं, जैसे ये जो सिंगल बंध है इस कार्बन के बारे में हम देखें तो इस कार्बन का यहाँ पर संकरण है sp3, और sp3 संकरण होता है तो S लक्षण होते हैं, यहाँ पर S लक्षण होंगे 25%, और प्रतिशत S लक्षण है वो कितने हैं, यहाँ पर 25% है। और यहाँ अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है वो कार्बन है sp2 संकरित, और sp2 संकरण में प्रतिशत S लक्षण ये होते हैं 33.33%। अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही S लक्षण यहाँ पर ज़्यादा आए तो यहाँ इस कार्बन की विद्युत ऋणता भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और ये विद्युत ऋणता ज़्यादा हो जाने से ये जो बंध है वो क्या बन जाता है, मजबूत बन जाता है, क्योंकि विद्युत ऋणता ज़्यादा होने का अर्थ है कि बंध के इलेक्ट्रॉन है वो ये कार्बन अपनी ओर आकर्षित करेंगे और बंध की लंबाई कम हो जाएगी, बंध ऊर्जा बढ़ जाएगी, बंध मजबूत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से लीलाधर जी आपको समझ में आ गया होगा, या पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बंध और ये पाई बंध में सिग्मा बंध है वो प्रबल होता है, पाई बंध है वो दुर्बल होता है। और यदि हम एकल बंध और द्विबंध की बात करें तो इसमें एकल बंध है वो दुर्बल होगा और पाई बंध है वो प्रबल होगा, क्योंकि डबल बंध के अंदर अपने एकल बंध के अंदर एकल बंध है वो दुर्बल है और डबल बंध है वो प्रबल है, क्योंकि डबल बंध के अंदर एक पाई बंध भी है, एक सिग्मा बंध भी है, दोनों मिलकर के इसको प्रबल बनाते हैं। तो इस प्रकार से अपने यहाँ समझा है कि सिग्मा बंध और पाई बंध की तुलना में अगर की जाए, सिग्मा बंध और पाई बंध में अगर प्रबलता की तुलना की जाए तो सिग्मा बंध ज़्यादा प्रबल होगा, और एकल बंध और द्विबंध में अगर तुलना की जाए प्रबलता की तो डबल बंध है वो ज़्यादा प्रबल होगा। तो इसी तरीके से एक और अपने स्टूडेंट हैं परमेश्वर लाल। तो परमेश्वर लाल ने 1-ब्यूटीन के बारे में पूछा है, 1-ब्यूटीन में सिग्मा बंधों की संख्या के बारे में पूछा है। तो देख लेते हैं, 1-ब्यूटीन की संरचना बनाते हैं। तो 1-ब्यूटीन में देखिएगा 4 कार्बन हैं ऐसे, और यहाँ आपने डबल बंध लगा दिया, बाकी कार्बन की जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन से हम पूरी करेंगे। तो ये हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता को पूरा कर दिया। अब हम यहाँ पर गिन के देख लेंगे कि कितने सिग्मा बंध हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हाँ बिल्कुल, इसमें कितने सिग्मा बंध हैं, सिग्मा बंध की संख्या आ गई यहाँ पर 11। तो यहाँ सिग्मा बंध 1-ब्यूटीन के अंदर कितने रहेंगे, 11 रहेंगे। और परमेश्वर लाल के सहित सभी स्टूडेंटों को मैं बता देता हूँ कि अपनी जो पिछली क्लास थी ऑब्जेक्टिव क्लास, जिसमें हमने पार्ट 11 है केमिस्ट्री पार्ट 11 बेसिक केमिस्ट्री 11, उसके अंदर क्वेश्चन संख्या 2 में 1-ब्यूटीन की संरचना में या 1-ब्यूटीन में सिग्मा बंध 12 बताए गए हैं, लेकिन वास्तव में 12 नहीं होंगे, उसमें 11 मानेंगे, और उसका जो भी ऑप्शन है 11 का वो राइट मानेंगे। आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो ये संरचना है 1-ब्यूटीन की, उसके हिसाब से यहाँ पर सिग्मा बंध की संख्या 11 होगी। तो अब जो भी डाउट थे वो हमने यहाँ देख लिए हैं। अब चलते हैं आज के पॉइंट पर। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण हैं
वो अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट कक्षा 12 में हुए हैं उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदे वाली क्लास रहेंगी। देखिए, मैं पहले ये बताता हूँ कि कक्षा 12 में अपने को क्या क्या नामकरण पढ़ना है या कौन कौन सा नामकरण अपने सिलेबस में है। तो देखिए, कक्षा 12 में एक तो हमें पढ़ना है हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न के नामकरण अपने को पढ़ने हैं। एक अपने को पढ़ना है एल्कोहल, एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इनके नामकरण। एक अपने को पढ़ना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके नामकरण को पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे एमीन, साइनाइड व आइसोसाइनाइड, साइनाइड व आइसोसाइनाइड के नामकरण। तो ये अपने सिलेबस में है, 12वीं के सिलेबस में, जो अपने को इनके संबंधित नामकरण पढ़ना है, सीखना है। इससे पहले अगर हम 11वीं के सिलेबस की चर्चा करें तो 11वीं के सिलेबस में है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। ये जो सिलेबस है वो अपना 11वीं का है। तो हम पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके नामकरण की चर्चा करेंगे और उसके बाद में ये 12वीं के सिलेबस है, इनका अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ जितने भी एग्जाम्पल मैं कराऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो सारे एग्जाम्पल आपके 11वीं के 12वीं के सारे सिलेबस के कवर हो जाएं। और यहाँ जो भी हमने विधियाँ लिखी हैं, नामकरण की विधियाँ प्रचलित 3 विधियाँ हैं। एक तो सामान्य या रूढ़ पद्धति है, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति, तीसरी है IUPAC पद्धति। तो इनसे संबंधित प्रश्न जो हैं वो किस प्रकार से परीक्षाओं में आते हैं, उनकी भी अपनी चर्चा इस की क्लासों में, आगे की क्लासों में रहेगी। तो सबसे पहले देखिएगा, हम इन विधियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले सामान्य या रूढ़ पद्धति। देखिए, सामान्य या रूढ़ पद्धति क्या होती है? ये ऐसी पद्धति होती है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके उत्पत्ति स्रोत के आधार पर या उनके गुण धर्म के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए ये CH4 है, हम जानते हैं ये मेथेन है, लेकिन सामान्य पद्धति के अंदर इसको मार्स गैस कहते हैं, इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको मार्सी क्षेत्र, दलदली क्षेत्र से इसको प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया मार्स गैस। इसी तरह से ऐसे ये होता है फॉर्मिक अम्ल, ये है फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये फॉर्मिका से प्राप्त हुआ, ये फॉर्मिका से प्राप्त किया गया, फॉर्मिका के आसवन से इसको प्राप्त किया गया। अब फॉर्मिका लैटिन भाषा में लाल चींटियों को कहते हैं, तो लाल चींटियों को फॉर्मिका कहा जाता है लैटिन भाषा में, और उसके आधार पर इसका नाम रखा गया फॉर्मिक अम्ल। ऐसे ही CH3COOH ये होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और इसका नाम एसिटिक अम्ल क्यों पड़ा? क्योंकि इसको एसीटम से प्राप्त किया गया। अब एसीटम जो है वो लैटिन भाषा में
सिरके को कहते हैं, सिरका। तो सिरके से इसको प्राप्त किया गया, इसलिए इसको यहाँ लैटिन भाषा के नाम से लिया गया है। एसिटम से प्राप्त होने के कारण इसको एसिटिक अम्ल कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ जो सामान्य या रूढ़ पद्धति है उसमें यौगिकों के नाम बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन इस पद्धति की समस्या ये है कि इसमें प्रत्येक यौगिक का नाम याद रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नामकरण की एक नियमावली या इस तरह का कोई क्रमबद्ध नहीं है, इसलिए बहुत सारे नामों को अपने को याद रखना पड़ता है। इसलिए ये सामान्य पद्धति है, उसमें प्रत्येक यौगिक को एक अलग नाम से यहाँ अपने को ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए, थोड़ी सी जानकारी देता हूँ मैं आपको व्युत्पन्न पद्धति की, कि व्युत्पन्न पद्धति क्या है। व्युत्पन्न पद्धति में किसी भी सजातीय श्रेणी का नामकरण करने के लिए किसी इसके एक यौगिक को एक जनक मान करके बाकी यौगिकों को उनके व्युत्पन्न मान करके नामकरण किया जाता है। जैसे एल्केन श्रेणी के सदस्यों का नामकरण किया जाएगा व्युत्पन्न पद्धति में, तो यहाँ एल्केन के अंदर मेथेन को जनक मान लिया गया है। ऐसे ही एल्कीन का अगर नामकरण किया जाता है तो एथिलीन को जनक माना गया है। ऐसे ही यहाँ इस तरह से इन श्रेणियों को जनक मान करके अन्य सदस्यों को उनके व्युत्पन्न मान करके नामकरण किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसको अपने मेथेन है, मेथेन को CH4 के रूप में लिखते हैं। अब एक कार्बन वाला जो यौगिक है यहाँ, जैसे ये एक कार्बन है, इसको जनक मान लिया, और दूसरा इसका जो भी कार्बन या श्रृंखला है उसको एक व्युत्पन्न मान लिया। तो ये जनक मानते हुए, ये इसका व्युत्पन्न मानते हुए, ये व्युत्पन्न का नाम यहाँ पहले लिखेंगे। व्युत्पन्न में यहाँ मैथिल है और जनक का नाम आगे लिख दिया जाएगा मेथेन। तो ये इसका व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण हो गया मैथिल मेथेन। ऐसे ही अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई यौगिक है ये, और इसका व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण करना है, तो ये जनक मान लिया गया और ये इसको व्युत्पन्न मान करके इसका नामकरण करेंगे। तो व्युत्पन्न में यहाँ 2 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे, एथिल, और यहाँ एक कार्बन का ये जनक है मेथेन। तो एथिल मेथेन इसका व्युत्पन्न पद्धति में नाम हो जाता है। ऐसे ही एल्काइन का नामकरण करना होता है, तो एल्काइन के नामकरण के लिए यहाँ पर एसिटिलीन को व्युत्पन्न मान लिया जाता है। जैसे एल्कीन के नामकरण में एथिलीन को व्युत्पन्न माना गया है, या इसका एक जनक मान करके अन्य सदस्यों को इसके व्युत्पन्न माना जाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पर एक एल्कीन है और इस एल्कीन का अपने को नामकरण करना है व्युत्पन्न पद्धति में। तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पर इस श्रेणी का 2 कार्बन वाला एथिलीन मुख्य जनक, और इसका ये एक व्युत्पन्न बन गया। तो व्युत्पन्न में एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक कार्बन का नाम क्या रहेगा, मेथेन, और यहाँ पर ये जो 2 कार्बन की जनक श्रृंखला है इसका नाम है यहाँ एथिलीन। तो ये मैथिल, एक कार्बन की श्रृंखला को यहाँ बोलेंगे व्युत्पन्न में मैथिल, और ये जो यहाँ पर मुख्य जनक है इसका नाम यहाँ पर है एथिलीन। तो इसका नाम हो गया मैथिल एथिलीन। इस तरीके से इस व्युत्पन्न पद्धति के अंदर यौगिकों का नामकरण किया जाता है। हालांकि व्युत्पन्न पद्धति को या सामान्य पद्धति को हम आज के इस दौर में बहुत कम यूज़ करते हैं। IUPAC का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इनकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। इसलिए
ये जानकारी आपको सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति के बारे में बताई है और व्युत्पन्न पद्धति के बारे में बताइए। अपनी जो आगामी क्लास रहेगी, अगली क्लास रहेगी, उसमें हम IUPAC पद्धति को लेके चलेंगे और IUPAC पद्धति में आपके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले हम एक सामान्य जो नियम वगैरह हैं उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद जितने भी आपके सिलेबस में जो जो सजातीय श्रेणियां हैं उनके नामकरण को आपको सिखाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही और फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।